श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। आज मैं हूं आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमने बेहद खास मेहमान को आज अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया हुआ है। आप हैं डॉक्टर भरत भूषण जी। आप कैंसर विशेषज्ञ हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि आप कई महानगरों के बड़े हॉस्पिटल्स में अपनी चिकित्सकीय सुविधाएं दे चुके हैं और अभी आप सागर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद जी। श्रोताओं, हम बता दें कि आज हम कैंसर विषय के ऊपर बहुत विस्तार से, बहुत गहनता से चर्चा करने जा रहे हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो भारत में बहुत ज़्यादा पाई जा रही है और इसके बहुत सारे मरीज हमारे आसपास हैं। कई बार सही इलाज के अभाव में मरीज जो है घातक रूप धारण कर लेता है, खतरनाक अवस्था में पहुंच जाता है और कई बार दुखद मृत्यु भी हो जाती है। तो इन्हीं सब विषयों के बारे में, ताकि ऐसी स्थिति ना आए, लोगों को सही इलाज मिले, सही सलाह मिले, सही मार्गदर्शन मिले, आज डॉक्टर भरत भूषण साहब, बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच उपस्थित हैं। हम आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि कैंसर, जिसे आमतौर पे समाज में जाना जाता है, ये बीमारी क्या है और ये कैसे फैलता है? कैंसर, जिसे कि हिंदी भाषा में बोला जाता है आबुर्द रोग, वो किसी कोशिका के असामान्य तरीके से बढ़ने से फैलता है। आमतौर पर हमारे शरीर की कोशिकाएं निरंतर तरीके से बढ़ती हैं और विभाजित होती हैं। जब सामान्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है या कोशिकाएं पुरानी हो जाती हैं तो वे मर जाती हैं, उनकी जगह स्वस्थ कोशिकाएं ले लेती हैं। मगर कैंसर की बीमारी में जो कोशिकाएं पहले होती हैं वो अनियंत्रित रूप से बढ़ती रहती हैं, जो कोई गांठ का रूप धारण कर लेती हैं और उस गांठ को हम कैंसर का नाम देते थे। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने कैंसर के बारे में बताया कि अनियंत्रित तरीके से कोशिकाएं बढ़ती रहती हैं। तो ये जो कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से बढ़ती रहती हैं, ये किस अवस्था में इंसान को मालूम चल जाता है कि कोशिकाओं का अनियंत्रित जो है प्रसार हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, और कब आदमी को सावधान होने की आवश्यकता होती है? देखिए, ये कोशिकाएं गांठ का रूप धारण कर लेती हैं, जिसके काफ़ी सिम्टम होते हैं। डिपेंड करता है कि किस साइड में वो कोशिकाएं बढ़ी हुई हैं, शरीर के किस भाग में बढ़ी हुई हैं। आमतौर पर 3 प्रकार के कैंसर हैं जो इंडिया में प्रमुख हैं। पहला है ब्रेस्ट कैंसर, दूसरा है मुंह का कैंसर और तीसरा है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है, महिलाओं को गांठ महसूस होती है, तो उस टाइम पे सुई की जांच करके गांठ से हमें पता चलता है कि ये कैंसर की कोशिकाएं इसमें हैं। और मुंह के कैंसर में कोई छाला या कोई अल्सर जो मुंह में बन जाता है, जो लंबे टाइम से ठीक नहीं हो रहा, तो उसमें अगर हम जांच करेंगे तो उसमें कोशिकाएं पाई जाएंगी कैंसर की, तो ऐसे वो डायग्नोस होता है। अब बच्चेदानी के मुंह के कैंसर में क्या होता है कि संभोग के बाद अगर ब्लीडिंग हो ज़्यादा तो समझ लेना चाहिए कि अंदर कोई अल्सर है। तो उसके लिए आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर के डॉक्टर से मिलें, तो फिर वो वहाँ से बायोप्सी लेके कोशिकाओं को जांचा जाता है, तो इससे कैंसर की जांच होती है। डॉक्टर साहब, आपने कैंसर की स्क्रीनिंग के बारे में बताया और 3 मुख्य प्रकार के जो कैंसर होते हैं जो भारत में प्रेवलेंट है, पाए जाते हैं। यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या एक आम इंसान, किसी व्यक्ति को इस तरह की समस्या है, तो क्या वो उसके लक्षण को देख करके ही शुरुआत में पता कर सकते हैं कि शायद ये असामान्य है, हमें जांच के लिए जाना चाहिए? क्या हम उसे सामान्य रूप से देख करके भी जान सकते हैं कि ये असामान्य है, आपके मुंह में जो छाला है बहुत दिन तक सही नहीं हो रहा है, या गांठ है कुछ जो पहले नहीं था अभी गांठ आ गया है, तो उसको देख करके भी हम ये चौकन्ना हो सकते हैं, सतर्क हो सकते हैं कि ये आने वाले समय में कैंसर हो सकता है, कैंसर की शुरुआती लक्षण है? अगर ये सिम्टम पाए जाते हैं, जैसे मुंह में छाला या छाले से खून आना जो लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा, या स्तन में गांठ, तो इन चीज़ों में हमें जांच ही करनी पड़ेगी, आपको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। तो वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा कि आप इसमें से बायोप्सी करवाइए। बायोप्सी को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाएगा, फिर उसमें कैंसर डायग्नोस होता है। जी डॉक्टर साहब, यानी कि आपने जो लक्षण बताया कि गांठ आ रहा है या अल्सर आपको असामान्य रूप से दिखाई दे रहा है, इसको बिल्कुल इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, आप तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करिए, क्योंकि वही सही इलाज और सही उपचार के बारे में आपको बता सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम आगे जानना चाहेंगे, आपने बताया कि आप बायोप्सी लेके उसकी जांच करते हैं, तो कई बार शरीर में चीरा लगाने से लोग डरते हैं कि कहीं ये गांठ और ज्यादा ग्रोथ ना इसमें हो जाए, उस डर से ये लोग बायोप्सी से लोग बचते हैं। तो क्या बायोप्सी कराना सुरक्षित होता है, या लोगों के दिमाग में ये कई बार डर बैठा होता है कि बायोप्सी कराने से कोशिकाएं और ज्यादा अनियंत्रित तरीके से बढ़ेंगी? कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, अगर बायोप्सी करवाने के बाद इलाज स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि बायोप्सी की रिपोर्ट 3 से 4 दिन के अंदर आ जाती है, और उसी टाइम के दौरान 1 हफ्ते के अंदर अगर आप इलाज स्टार्ट कर देते हैं तो बायोप्सी से घबराने की ज़रूरत नहीं है।
अब कई पेशेंट क्या करते हैं कि बायोप्सी करवा लेते हैं और 2-2 महीने वेट करते हैं, तो उस अवस्था में कैंसर के बढ़ने के चांसेस होते हैं। जी, बहुत सही आपने बताया डॉक्टर साहब, और बहुत जागरूकता निश्चित रूप से आपके इस बात से लोगों के बीच में फैली होगी कि बायोप्सी कराने के तुरंत बाद यदि ये डिटेक्ट हो गया कि आप कैंसर से पीड़ित हैं, कैंसर के मरीज हैं, और आपने तुरंत इलाज चालू करवा दिया, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन लंबे समय तक इंतजार कराना या करना, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक बात हम और जानना चाहेंगे कि कई बार लोगों को लगता है कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज हो ही नहीं सकता है। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है, ये एक क्रोनिक बीमारी है। जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, तो इसका इलाज एलोपैथी में संभव है। अब कैंसर को 4 स्टेज में बांटा जाता है, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। तो पहली और दूसरी जो स्टेज के कैंसर होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल कैंसर में अराउंड 80% क्योर रेट है। स्टेज 3 में ये क्योर रेट 50 to 40% रह जाता है, और स्टेज 4 में 20 to 30% रहता है। तो ये बिल्कुल लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है जी। जरूरत है कि इसे पहले अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए। जी डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि प्रारंभिक अवस्था में ही इसे पकड़ लेना और इलाज करवा लेना बेहतर होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपने बताया कि स्टेज बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे मरीज के स्वस्थ होने या सही होने की जो संभावना होती है, जो प्रायिकता होती है, वो कम होती जाती है। इसलिए आपको पहले उसकी जांच कराना और पहले इलाज कराना दोनों ही मरीज के हित में है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम इलाज की बात कर रहे हैं, तो कैंसर चूंकि नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लोगों को लगता है कि भारी भरकम बीमारी और इलाज कराने में खर्चा भी बहुत आएगा। तो इसके ट्रीटमेंट पक्ष के बारे में, इलाज पक्ष के बारे में आप कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को। देखिए, किसी भी कैंसर का इलाज डिपेंड करता है कि उसकी स्टेज क्या है। तो उस स्टेज के बेसिस पे 3 पद्धतियां यूज होती हैं, जिसमें है एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, यानी कि सर्जरी से कैंसर का इलाज। दूसरी है मेडिकल ऑन्कोलॉजी, जिसमें दवाइयों के साथ कैंसर का इलाज किया जाता है। और तीसरी है रेडिएशन, जिसमें बाहर से किरणों से इसका इलाज किया जाता है। कब सर्जरी करनी है पहले, कब कीमो पहले देना है या कब रेडिएशन पहले देना है, वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा आपकी कैंसर की स्टेज और किस जगह का कैंसर है उसके अनुसार। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि 3 तरह से इलाज होता है, सर्जिकल होता है, मेडिकल होता है और रेडिएशन होता है। तो कुछ कैंसर ऐसे भी होते होंगे जिनमें ये तीनों ही तरीके या पद्धतियां यूज करनी या प्रयोग करने पड़ते होंगे। देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लें मुंह का कैंसर, तो फर्स्ट स्टेज में या सेकंड स्टेज में अकेली सर्जरी से उसका इलाज संभव है। पर अगर 3rd या 4th स्टेज में चला गया है, तो उस टाइम पे आपको सर्जरी के साथ साथ रेडिएशन और कीमोथेरेपी भी लेना पड़ेगा। ये मुंह के कैंसर की बात है। अब जो ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसमें डिपेंड करता है कि वो ब्रेस्ट कैंसर में भी टाइप होते हैं कि वो किस टाइप का ब्रेस्ट कैंसर है। तो उसमें सर्जरी भी यूज होती है, कीमो भी यूज होती है, रेडिएशन भी यूज होती है, और कीमो के साथ में एक हार्मोन थेरेपी है, वो भी यूज होती है। और वो डिपेंड करता है इसकी स्टेज क्या है। अगर बीमारी फैल गई है, जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंट मेटास्टेसिस, तो उस केस में सर्जरी का यूज नहीं करते, हम कीमोथेरेपी और हार्मोन थेरेपी से यूज करते हैं। अब जिसमें सर्वाइकल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर की पहली स्टेज में सर्जरी भी कर सकते हैं और रेडिएशन भी कर सकते हैं, लेकिन स्टेज 2nd के बाद में रेडिएशन का और साथ में रेडिएशन के साथ कीमो का प्रयोग किया जाता है। जी डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि कैंसर के प्रकार, कैंसर कहाँ हुआ है, कैंसर की अवस्था क्या है, उसके आधार पर चिकित्सक निर्धारित करता है कि किस प्रकार के इलाज की आवश्यकता है। सर्जिकल इलाज की आवश्यकता है, मेडिकल इलाज की आवश्यकता है, मेडिसिन के माध्यम से यानी, या रेडिएशन से इलाज की आवश्यकता है। रेडिएशन के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, लोग काफी रेडिएशन के बारे में बातचीत करते हैं। लोगों का ये मानना है कि रेडिएशन से बहुत दुबलापन आ जाता है, बाल उनके गिर जाते हैं, कमजोरी आ जाती है, इम्यून सिस्टम उनका बहुत कमजोर हो जाता है और शायद वो सही नहीं हो पाते हैं। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? जिस तरह से कैंसर की साइट पे डिपेंड करता है कि उसका क्योर रेट क्या है, वैसे ही अगर रेडिएशन भी ये डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे लग रही है। अगर बाल वाले रीजन पे लग रही है, जैसे सिर में लग रही है या मुंह के पास लग रही है, तो उस रीजन के बाल चले जाते हैं, जो कि अब आने की संभावना जिसमें कम होती है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि रेडिएशन के कुछ दुष्प्रभाव तो होते हैं, लेकिन क्या कितने टाइम तक रेडिएशन देना पड़ता है? 1 शॉट देना पड़ता है, 2 बार, 3 बार? कितने शॉट और अंतराल क्या होता है? देखिए, अगर मुंह का कैंसर है जिसमें सर्जरी हो गया है और उसके बाद में आपको रेडिएशन देना है, तो कम से कम 30 सीटिंग होती हैं, जो कि हफ्ते में 5 बार होती है। अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो उसमें अराउंड 25 सीटिंग के आसपास होता है,
और बच्चेदानी का कैंसर है, उसके मुंह का कैंसर है जिसे सर्वाइकल कैंसर बोला जाता है, तो उसमें 25 सीटिंग तो है एक्सटर्नल रेडिएशन की और 2 से 3 सीटिंग है जो इंटरनल रेडिएशन की होती है। जी बिल्कुल, यानी कहने का आशय ये है कि जो भी आपका चिकित्सक आपको सलाह देता है कि आपको रेडिएशन के लिए कब आना है, आपको कीमो के लिए कब आना है, उसके हिसाब से आपको चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और पूरा इलाज लें। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम एक बात और करना चाहेंगे। कई बार इलाज के बाद मरीज थोड़ा सा स्वस्थ महसूस करता है और थोड़ी सी लापरवाही भी कर जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि इलाज के बाद या ऑपरेशन के बाद वो स्वस्थ हो गया है। फॉलोअप जिस तरीके से लेना चाहिए, चिकित्सक से जिस प्रकार से संपर्क करना चाहिए, जितने अंतराल पे संपर्क करना चाहिए, उसमें थोड़ी कोताही बरत लेता है। ये कितना घातक हो सकता है? फॉलोअप कितना जरूरी है? देखिए, कैंसर के इलाज के साथ साथ उसका फॉलोअप भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले 2 साल में कैंसर के वापस आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो उस टाइम पे अगर फॉलोअप में अर्ली डिटेक्ट हो जाए, जिसके बोलते हैं रिकरेंस, तो उसका दोबारा ऐसे इलाज संभव हो सकता है। और कितने अंतराल पे आपका फॉलोअप करवाना है, कब बुलाना है, ये डॉक्टर निर्धारित करता है कि ट्रीटमेंट क्या लगाया हो और किस टाइप का कैंसर था। जी डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने बताई, लेकिन यहाँ पर एक सवाल और दिमाग में आ रहा है। आपने कहा कैंसर के वापस होने की जो आशंका होती है वो होती है, यानी 2 साल तक यदि कैंसर वापस नहीं आ रहा है तो बहुत हद तक चांसेस हैं, संभावना है कि आप कैंसर से शायद मुक्त हो चुके हैं। तो किस प्रकार के कैंसर में, या एक सामान्य इन जनरल बात करें तो कितने समय तक आप यदि डॉक्टर से फॉलोअप में हैं और उसके बाद थोड़े से आप रिलैक्स हो जाते हैं कि अब शायद कैंसर आने की संभावना नहीं है, कितने साल तक डॉक्टर के लगातार सतत संपर्क में रहना पड़ सकता है? मुंह के कैंसर और सर्वाइकल कैंसर में कम से कम 5 साल का फॉलोअप चाहिए और ब्रेस्ट कैंसर में 5 से 10 साल का फॉलोअप चाहिए। जी, फॉलोअप यानी बहुत जरूरी है, क्योंकि कैंसर से यदि आपको पूरी तरीके से मुक्त होना है तो डॉक्टर से लगातार सतत संपर्क बनाए रखना और इलाज जारी रखना जरूरी है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हमने कैंसर के बारे में इन जनरल बातचीत कर ली और लगभग जान गए कि कैंसर क्या है, कैसे होता है, इलाज क्या है, उसका डायग्नोसिस कितना जल्दी कर लेना, अर्ली स्टेज से पकड़ लेना, इलाज करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर हम स्पेसिफिक एक कैटेगरी बना करके कैंसर्स के बारे में बात करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब ने बताया कि 3 प्रकार के कैंसर हैं जो भारत में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो उसमें मुख्य के कैंसर के बारे में आपने बात की, ब्रेस्ट यानी स्तन कैंसर की बात की और बच्चेदानी के मुख्य के कैंसर की बात की। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे मुंह के कैंसर के बारे में। तो मुंह का कैंसर भारत में कितना ज्यादा पाया जाता है और उसका इलाज कितना संभव है? देखिए, मुंह के कैंसर का मेन जो कारण है वो च्यूएबल टोबैको है, यानी कि जो खाने वाला तंबाकू है, जर्दा जो हुआ। तो इस कैंसर में जो है वो स्टेजेस में बढ़ता है। जैसे आप जहाँ पे तंबाकू रख रहे हैं उस एरिया में लंबे टाइम से तंबाकू रखने के कारण एक सफ़ेद टाइप का परत चढ़ती है जिसको ल्यूकोप्लेकिया बोला जाता है। अगर आप रेगुलर स्क्रीनिंग आप डॉक्टर से करवाएंगे तो वो ल्यूकोप्लेकिया अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा। आप तंबाकू छोड़ देंगे तो आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। अब डिपेंडिंग कि आपका स्टेज अगर 1 और 2 हो गया है तो उस टाइम पे आपको डॉक्टर सर्जरी रिकमेंड करेगा। अगर स्टेज 3 है तो उस टाइम पे सर्जरी और उसके बाद में रेडिएशन, जिसमें कि कीमोथेरेपी भी एक हफ्ते पे दी जा सकती है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मुंह में यदि छाला, अल्सर या छाला, सफेद परत जो होता है, पहले सफेद परत बनती है, फिर छाला बनता है। फिर छाला बनता है। यदि लंबे अंतराल तक दिखाई दे, दवा खाने के बाद भी सही नहीं हो रहा है, तो खतरे की घंटी मान लेनी चाहिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपके मुंह में छाला है जो ठीक नहीं हो रहा है तो आपको बायोप्सी करवा लेनी चाहिए। जी, 2 हफ्ते का समय, 2 हफ्ते से ज्यादा समय तक यदि आपको वो लक्षण दिखाई देता है, छाला दिखाई देता है, तो उसको इग्नोर मत करिए। अगर छाले का आकार बढ़ रहा है, उसके जो मार्जिन है वो रफ हो गए हैं, ऊपर उठे हुए हैं, तो ये सारे लक्षण हैं कि वो कैंसर हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, तो उसकी जांच बायोप्सी से होती है? बायोप्सी से। बायोप्सी में क्या होता है डॉक्टर साहब? बायोप्सी की प्रक्रिया थोड़ी हमारे श्रोताओं को समझा दीजिए आप। बायोप्सी में जिस जगह पे ये अल्सर है या फैला हुआ है उसमें से एक टुकड़ा ले लिया जाता है। माइनर प्रोसीजर है, बेहोश करके उस एरिया को उसमें टुकड़ा ले लेते हैं, उसको बोलते हैं कि ये बायोप्सी हो गया। और बायोप्सी की जांच की जो रिजल्ट्स होते हैं वो कितने दिन में आ जाते हैं? जो बायोप्सी है वो हम लैब में भेजते हैं, जिसमें 1 से 3 दिन में वो रिपोर्ट दे देते हैं। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि सेकेंड स्टेज में मुंह के कैंसर का मरीज और उसके ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़ रही है। ऑपरेशन के बाद कितने समय तक वो मरीज स्वस्थ हो सकता है? सेकेंड स्टेज के कैंसर में ऑपरेशन के बाद में अगर बायोप्सी की रिपोर्ट आती है, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट, अगर उसमें मार्जिन वगैरह सब फ्री हैं तो आप उसको मान लीजिए कि पेशेंट क्योर है। अब उसको सिर्फ फॉलोअप पे रखना है। डॉक्टर साहब, हमने मुंह के कैंसर की बात कर ली, आपने पहले ही बता दिया कि फॉलोअप मुंह के कैंसर के लिए कितना होता है। यहाँ पर हम आगे बढ़ना चाहेंगे और स्तन के कैंसर की बात करना चाहेंगे। बहुत ज्यादा ये भी स्तन कैंसर जो है महिलाओं में, लड़कियों में पाया जाता है। तो स्तन कैंसर की पहचान कैसे हो सकती है?
स्तन कैंसर यूजली गांठ पाई जाती है स्तन में, जिसमें ज़्यादातर दर्द नहीं होता है, जहाँ आपके जो निपल है उसमें रक्त स्राव होता है। तो ये इंडिकेशंस हैं कि जो ग्रोथ है, जो गांठ है, वो कैंसरस हो सकती है। तो जैसे ही आपको लगे नहाते हुए या सेल्फ चेक करते हुए लगे कि आपके गांठ है, तो तुरंत अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलिए, यानी कि कैंसर के डॉक्टर से मिलिए। तो उस गांठ की आगे 3 प्रकार से जांच हो सकती है। एक तो अल्ट्रासोनोमेमोग्राफी बोलते हैं, जहाँ सिर्फ जो एक्सरे से मेमोग्राफी होते हैं वो करवाते हैं, उसमें देखते हैं कि गांठ का फीचर क्या है। अगर उसमें सस्पिशियस लगे कि हाँ ये कैंसर की गांठ हो सकती है, तो फिर उसके बाद सुई की जांच उसमें से ली जाती है। सुई की जांच में कैंसर के सेल पाए जाते हैं, तो फिर डायग्नोज हो जाता है कि इसमें कैंसर है। डायग्नोज होने के बाद फिर स्टेजिंग की जाती है। स्टेजिंग के लिए आपके सीटी स्कैन किया जा सकता है, एक्सरे किया जा सकता है, कभी कभी लोग पेट स्कैन पे भी जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि गांठ जो है स्तन में होता है, तो ये कितने समय अंतराल पे ये गांठ जो है प्रकट होता है या बढ़ता रहता है? क्योंकि जैसे आपने बताया कि मुख्य कैंसर के लिए 2 हफ्ते से ज़्यादा समय का यदि कोई छाला है और उसका आकार बढ़ रहा है, मार्जिन बढ़ रहा है, पैची हो रहा है, वो उसी प्रकार से स्तन में कैसे? स्तन में गांठ है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से मिलिए, वेट नहीं करना है उसका। स्तन में आपको यदि गांठ दिखाई देता है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए, वेट बिल्कुल नहीं करना है। और ट्रीटमेंट के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और बच्चेदानी के मुख्य कैंसर की बात करेंगे। ये भी एक बहुत आम प्रकार का कैंसर है, महिलाओं में ही ये कैंसर पाया जाता है। तो डॉक्टर साहब, बच्चेदानी के मुख्य का कैंसर ये क्या है और इसकी जांच कैसे कर सकते हैं? बच्चेदानी के मुख का कैंसर का मेन कारण है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है बच्चेदानी के मुंह में। तो इसके सिम्टम्स ये हैं कि पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग बोलते हैं, यानी कि संभोग के बाद ब्लीडिंग होती है। ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है इसका। बिना संभोग के भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ऐसी अवस्था में आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। वो कोल्पोस्कोपी यानी कि आपकी जांच करेंगे और उसमें से अगर उनको ग्रोथ लगता है तो वो उसमें से टुकड़ा लेंगे, जिसको बायोप्सी बोलते हैं। कई बार बच्चेदानी को निकालने की भी जरूरत पड़ती है, तो क्या ये कैंसर के केस में ही करने की जरूरत पड़ती है या फिर दूसरे मामले में? मैंने बताया सर्वाइकल कैंसर के अर्ली स्टेजेस में बच्चेदानी की निकालने की जरूरत है। अगर स्टेज एडवांस हो गई है तो रेडिएशन का ही रोल है इसमें। डॉक्टर साहब, लगभग जितने प्रकार के कैंसर होते हैं, खासकर जो भारत में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से हमने उसके बारे में चर्चा की और आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी। थोड़ी सी अब थेरेपी के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थेरेपी की आवश्यकता हमें अलग अलग प्रकार के कैंसर में पड़ रही है। तो थेरेपी कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होता है? देखिए, थेरेपी एक तो रेडियोथेरेपी बोला जाता है, जिसमें रेडिएशन दिया जाता है, और एक कीमोथेरेपी होता है, जिसमें कीमोथेरेपी ड्रग्स दिए जाते हैं। कीमोथेरेपी के अलावा जो मेडिकल ऑन्कोलॉजी कवर करता है वो हार्मोन थेरेपी करता है और इम्यूनोथेरेपी करता है। हार्मोन थेरेपी 2 टाइप के कैंसर में यूज होती है। एक तो ब्रेस्ट कैंसर में यूज होती है, दूसरा प्रोस्टेट कैंसर में यूज होती है, यानी कि गदूद का कैंसर। और जो इम्यूनोथेरेपी होती है वो एडवांस जो स्टेजेस होते हैं ज़्यादातर उनमें यूज होती है। ये काफ़ी महंगा इलाज है इम्यूनोथेरेपी का। तो मोस्ट कॉमनली हम 3 चीज़ें यूज करते हैं, रेडिएशन, कीमो और सर्जरी। जी डॉक्टर साहब, सर्जरी और कीमो मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चीज़ और भी समझना चाहेंगे कि कई बार लोगों के दिमाग में ये भी होता है कि बहुत कष्टदायी, चूंकि कैंसर जो है बहुत पीड़ादायक एक मर्ज है और इलाज भी उसका उतना ही पीड़ादायक होता है। तो कीमोथेरेपी वगैरह बहुत पीड़ादायी होती है या फिर कुछ ऐसी व्यवस्था करके इंजेक्शन वगैरह के माध्यम से उस जगह को सुन करके कितना मरीज को आराम पहुंचाते हैं, दे सकते हैं? देखिए, सर्जरी के अलावा दोनों थेरेपी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, इसमें पेन नहीं होता है। कीमोथेरेपी में क्या होता है, इसमें मरीज के बाल झड़ जाते हैं या उनके सेल काउंट जो है लो हो जाता है, जो कि हम इंजेक्शन देके या दूसरी सपोर्टिव केयर देके कंट्रोल में कर लेते हैं। कीमोथेरेपी में अगर बाल झड़ते हैं तो वो कीमोथेरेपी बंद करने के 3 से 4 महीने के अंदर वापस आ जाते हैं। पर जो रेडियोथेरेपी में झड़ते हैं उनके वापस आने की संभावना नहीं होती। डॉक्टर साहब, आपने थेरेपी के बारे में जो सच्चाई है उसको भी आपने सामने रखा। यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे कि कैंसर का मुख्य मेन कॉज क्या है, क्योंकि कई सारे कारण हो सकते हैं। हम नहीं जान सकते हैं कि उसके लिए मुख्य रूप से कौन सा कारण उत्तरदायी है। और कई बार तो स्पष्ट होता है कि ठीक है, आपने बताया च्यूबल होता है, गुटखा खा लिया, अल्कोहल का यूज कर लिया, अल्कोहल का प्रयोग कर लिया, लेकिन बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता है कि वो कैंसर के शिकार हो गए, जबकि उनकी लाइफ स्टाइल कोई वैसी कैंसर वाली थी नहीं। तो मुख्य रूप से क्या कारण हो सकते हैं उसके? देखिए, हम कैंसर के कारणों को 2 रूप में डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्सट्रिंसिक कॉज और एक इंट्रिंसिक कॉज। इंट्रिंसिक का मतलब जो आपके हेरिडिटरी है, अगर परिवार में कभी कैंसर रहे हों 2-3 आपके रिलेटिव्स को, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको कैंसर हो। एक्सट्रिंसिक कॉजेज में हम ले सकते हैं, जैसे वायरस हो गया, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, बच्चेदानी का कैंसर हो जाता है। जो HCV जिसको काला पीलिया बोलते हैं, उसका आगे जाके लीवर का कैंसर का कारण बनता है। इसी कारण से मेन कारण जैसे टोबैको है, स्मोकलेस टोबैको बोलते हैं, जो गुटखा चबाने वाला है, उससे मुंह का कैंसर का कारण बनता है, गाल के कारण का कैंसर, जीभ के कारण,
और स्मोकर्स हैं, उनको लंबे टाइम से स्मोक करने के बाद लंग कैंसर बन जाता है। तो ये डिफरेंट कारण है। तीसरा इंट्रिंसिक कारण है हार्मोन्स। अब जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें लंबे टाइम से अगर महिलाओं में ईस्ट्रोजन हार्मोन का एक्सपोजर रहा हो, अगर उनको पहले ही माहवारी आनी स्टार्ट हो जाए अर्ली एज में, जैसे 13 में, और लेट माहवारी बंद हो, तो आप समझ लीजिए कि उस टाइम के अंदर अंदर ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर ज्यादा है, जो कि कैंसर का रिस्क बढ़ाता है, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। कैंसर के कई सारे कारण हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ये कारण दो आपने मुख्य रूप से बताए हैं, और इसके अंदर भी कई प्रकार से आपने बताया कि कैसे कैंसर हो सकता है। अच्छा, आपने बताया कि कई बार जो है हेरिडिटरी होता है, यानी कि आपके परिवार में किसी को पहले हुआ है। यदि मान लीजिए आपको पता है कि आपके परिवार में आपके पापा को, आपके दादा को या आपके नाना को किसी को कैंसर था, तो आज की जनरेशन में आपको जब पता है और सुविधाएं इतनी एडवांस हो चुकी हैं इलाज की, जांच की, तो आपको क्या एहतियात बरतना चाहिए ताकि आप इस गंभीर बीमारी की जकड़ में ना आए? देखिए, अगर आपके परिवार में कैंसर चला आ रहा है, आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में आ जाते हैं, जैसे आपके मम्मी पापा और आपके जो भाई हैं वो आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में आएंगे, तो उसके लिए आपको अपने चिकित्सक से मिलना चाहिए और जेनेटिक काउंसलिंग चाहिए। जेनेटिक काउंसलिंग के बाद में आपके कुछ टेस्ट भेजे जाएंगे। अगर उसमें से कुछ म्यूटेशन जीन्स का पॉजिटिव आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाते हैं। नॉर्मली स्क्रीनिंग जो प्रोग्राम है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए 45 की एज से आगे स्टार्ट करते हैं, पर कुछ जो है अगर म्यूटेशंस पाए जाते हैं तो अर्ली एज में भी स्टार्ट कर जाते हैं। एट द एज ऑफ 30 भी हम स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के आपको सतर्क तो रहने की आवश्यकता है ही, और चिकित्सक से संपर्क तो करना ही है यदि आपके घर में इस तरह का कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव अगर कोई है तो। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि कई लोग कहते हैं कि फला ने जो है अल्कोहल का कभी कंजप्शन नहीं किया, अल्कोहल का कभी सेवन नहीं किया या गुटखा कभी नहीं खाया, फिर भी उसको कैंसर हो गया। और कई लोग ऐसे भी हमारे सोसाइटी में हैं जो लगातार 80 की उम्र तक या उससे भी ज्यादा समय तक वो अल्कोहल को ले रहे हैं या गुटखा खा रहे हैं, उनको कैंसर नहीं हो रहा है। तो ये दोनों के बीच में जो फर्क है वो क्या है? ना खाने वालों को तो हो गया और खाने वालों को हो नहीं रहा है। देखिए, अगर आप गुटखा नहीं खाते हैं तो आपको मुंह का कैंसर होने की संभावना बहुत कम है। और जो लोग मान लो आप गुटखा खा रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है उनका जेनेटिक बिल्डअप कैसा है। एक टाइप का जीन पाया जाता है टीलोमेरेज जीन्स, तो वो अगर किसी में स्ट्रॉन्ग है तो उसमें कैंसर की संभावना कम हो जाती है। पर हम इसका ये पता नहीं लगा सकते कि किस में वो पाया जाता है, किस में नहीं। तो इससे बेटर है कि आप गुटखा वगैरह अवॉइड ही करें, क्योंकि ये बिल्कुल ज्ञात कारण है कि गुटखा और अल्कोहल इसको लेने से या इसका सेवन करने से आपको कैंसर हो सकता है। जब आपको पता है कि इसको लेने से हो सकता है तो ज्ञात कारणों का बेहतर है कि निराकरण कर दिया जाए, ना लिया जाए, यही आपके लिए बेहतर है। डॉक्टर साहब, एक चीज और भी जानना चाहेंगे कि कई बार हम कई चीजों का टीका देखते हैं कि टीका हो जाता है पहले से रोकथाम के लिए, तो कुछ प्रकार के कैंसर ऐसे भी हैं क्या कि जिनका टीकाकरण आपने करवा लिया सही समय पे? देखिए, लिवर कैंसर से बचने के लिए जैसे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ई के वैक्सीन आते हैं, वैसे ही बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचने के लिए 12 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं, उनमें आप HPV का वैक्सीन लगवा सकते हैं, तो उससे उसकी संभावना कम हो जाएगी। वैक्सीन का शेड्यूल होता है, 3 डोज लगती हैं। जी, जो भी शेड्यूल होता है वैक्सीन का, आपको वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। 12 साल की उम्र में वो वैक्सीन लगता है। हाँ, बच्चेदानी के कैंसर के लिए। जी, यानी एकमात्र वो कैंसर है बच्चेदानी का कैंसर जिसके लिए टीका जो है उपलब्ध है। और लिवर कैंसर, 2 प्रकार के कैंसर के लिए टीका उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चीज और समझना चाहेंगे, कई बार क्या होता है कि कैंसर की बीमारी के बाद लोग समाज में मरीज से दूरी बना लेते हैं और एक धारणा होती है कि ये संक्रामक बीमारी है, छूत की बीमारी है। नहीं, कैंसर छूत की बीमारी नहीं है, तो इसलिए आप कैंसर के मरीज को प्यार दीजिए, उससे दूरी मत बनाइए। जी, कैंसर के मरीज को सहानुभूति, प्यार, संवेदना की आवश्यकता होती है, उससे दूरी मत बनाइए, क्योंकि यदि आप दूरी बनाएंगे तो उसको भी कहीं ना कहीं एक मानसिक संतरास से गुजरना पड़ेगा, और प्यार और संवेदना से उस मरीज को ठीक होने में आप उसकी सहायता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज और भी जानेंगे आपसे कि कैंसर का नाम सुनते ही जितना डर लोगों के दिमाग में पैदा होता है, उसके इलाज से भी लोग भयभीत हो जाते हैं कि इलाज में खर्च कितना आएगा। तो इलाज के एक लमसम खर्च के बारे में आप बताइए हमें सबसे पहले। दूसरी चीज कि सरकारी स्तर पर क्या सरकार की तरफ से कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जहां पे जो हमारे गरीब मरीज हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, खर्चा नहीं कर सकते हैं, उनको भी कुछ सहूलियत मिल जाती है? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैंसर का इलाज महंगा है। किसी भी टाइप के कैंसर में 1 से 4 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो सरकार इसके लिए काफ़ी योजनाएं बनाई हुई हैं जिसके अंतर्गत वो मरीज का इलाज फ्री में करवाती है। जैसे जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं उनको 5 लाख तक का इलाज मुफ्त है।
वैसे ही मुख्यमंत्री जो राहत कोष है, सीएम रिलीफ फंड, उसके अंदर भी कैंसर के इलाज में मदद दी जाती है। जी, बहुत राहत की बात है कि सरकार भी इसमें आगे आ रही है, सरकार भी बहुत मदद कर रही है मरीजों को, और हॉस्पिटल्स में आकर के बहुत सारे हॉस्पिटल हमारे आसपास ऐसे होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी ऐसे हैं कई, जहां पर आयुष्मान कार्ड और मुख्यमंत्री रिलीफ फंड के द्वारा इलाज किया जाता है। वहां आकर के आप इलाज ले सकते हैं, बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको मर्ज पकड़ में आता है या आपको लगता है कि कुछ असामान्य आपके साथ हो रहा है, आप जरूर इसकी जांच कराइए, इसका इलाज कराइए, और सरकार भी आपको इसमें मदद कर रही है। डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे हम कि कई बार कैंसर के ऑपरेशन के बाद विकृति पैदा हो जाती है और चेहरा आपका बहुत विकृत और कुरूप लगने लगता है, या जिस भी अंग में ऐसा हो, तो क्या इसको हम कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं? देखिए, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी का विभाग है, वो इन केसेस में डील करता है। अगर ज्यादा विकृति आ गई है तो कैंसर के इलाज के बाद भी रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है, और ज्यादा केसेस में ओरिजिनल ऑपरेशन के दौरान ही रिकंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि रिकंस्ट्रक्शन यानी कि उसका इलाज करके उसको वापस उस अवस्था में लाने का प्रयास किया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कैंसर यदि आपको है, आपका इलाज हो गया है, आप क्योर हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं, तो ये ज्यादा बड़ी उपलब्धि है। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चीज और समझना चाहेंगे कि कैंसर ना हो पहली चीज, और दूसरी चीज कैंसर हो गया है आपको, उसके बाद के जो एहतियात होते हैं खाने पीने से लेकर के बाकी चीजों में, वो क्या एहतियात, सावधानियां, प्रिकॉशंस होते हैं जो हमें बरतनी चाहिए? देखिए, जो यूजुअल चीजें हैं जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करना, अपना वेट कंट्रोल में रखना, तंबाकू का सेवन ना करना और शुद्ध हाइजीनिक भोजन खाना, इन सब चीजों को आप फॉलो कीजिए तो इससे कैंसर की संभावनाएं कम हो जाएंगी। और अगर आपको लक्षण पाए जाते हैं कैंसर के, तो धैर्य बना के इसका ऑन्कोलॉजी से इलाज करवाइए। धैर्य बना के कैंसर रोग विशेषज्ञ जो होते हैं उनसे इलाज करवाइए। डॉक्टर साहब, आपने कैंसर के बारे में बहुत ही विस्तार से, अलग अलग प्रकार के कैंसर इलाज, खर्चे के बारे में, सावधानियों के बारे में बहुत ही विस्तृत तरीके से हमारे श्रोताओं को बहुत ही गहन उपयोगी जानकारी दी। निश्चित रूप से आपके द्वारा ये जानकारी जो श्रोताओं को दी गई है, उससे कैंसर रोग के इलाज में उनको बहुत मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर भरत भूषण, कैंसर रोग विशेषज्ञ। आप हमारे स्टूडियोज में आए, आपने वक्त निकाला और श्रोताओं को इतनी उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद।